हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है जैसे कि स्टिमुलस वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में चेंज ला दे। जैसे कि आप बैठे हो, सपोज करो कि आप बैठे हो और आपके फेस पर किसी ने बर्फ़ लगा दिया आके, तो आप पहले शांति से बैठे थे, उसके बाद बर्फ़ मुँह पे लगाने के बाद जो आपके एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बर्फ़ क्या है, एक स्टिमुलस है जिसने आपके एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। ऐसे ही लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच, ये सब क्या है, स्टिमुलस है। अब कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अब देखो जैसे आपके फेस पर किसी ने बर्फ़ लगा दी तो आप क्या करोगे, अब आप रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। तो जब आप रिस्पॉन्स करते हो तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड वे में, ताकि आप उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स या फिर रिएक्शन दे पाओ, ठीक है। ये होता है हमारा कोऑर्डिनेशन। थर्ड इज़ हार्मोन। हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सेक्रेट करती है। इसके बारे में हम अभी लास्ट में पढ़ेंगे। फोर्थ टर्म जो हमारी है दैट इज़ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर जो कि इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, आइज़ में, ईयर्स में, स्किन, नोज़ एंड टंग्स में। रिसेप्टर्स हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर जो कि ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फोटो रिसेप्टर आइज़ में प्रेजेंट होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं हमारे वो प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज़ में प्रेजेंट होते हैं स्मेल डिटेक्शन के लिए, गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं टंग में टेस्ट डिटेक्शन के लिए। अब हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलस लाइक हीट, कोल्ड, टच, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, आपने उसको टच कर दिया गलती से, तो आप फ़ौरन क्या करोगे, अपना हाथ वहाँ से हटाओगे, ठीक है। विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ये एग्जाम्पल है हमारा स्टिमुलस का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बॉडी वर्क्स इन अ कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर विद द हेल्प ऑफ टू सिस्टम। हमारी जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है नर्वस सिस्टम की हेल्प से और एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से। नर्वस सिस्टम में आते हैं हमारे न्यूरॉन्स, एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी ग्लैंड्स आती हैं। तो पहले हम इसमें पढ़ते हैं पहला नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम को हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं एंड देन ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो वैसे ही नर्वस सिस्टम जो है एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारी नर्व्स या फिर न्यूरॉन से मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है, ठीक है। किस से बना होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल नोन एज इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल। इम्पल्स क्या होते हैं कि कोई भी सिग्नल्स जिसमें जो कि इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं उनको बोलते हैं हम इम्पल्स। Nervous tissue is made up of network of cells or neurons that is well organized. It is designed to transmit information from one part of the body to another via electrical impulse. देखो हमारे बॉडी में एक सेल से दूसरी सेल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कौन हेल्पफुल रहते हैं, न्यूरॉन्स हेल्पफुल रहते हैं। एक सेल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरी सेल तक ले जाने के लिए न्यूरॉन्स हेल्पफुल रहती हैं। और न्यूरॉन्स किसकी फॉर्म में ले जाती है, इम्पल्स की फॉर्म में ले जाती है सिग्नल्स को, ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ द न्यूरॉन। नर्वस सिस्टम की जो बेसिक, जैसे कि किडनी में पढ़ाया था मैंने कि उसकी जो फंक्शनल यूनिट है डैट इज़ नेफ्रॉन, वैसे ही नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है डैट इज़ न्यूरॉन। अब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या है, इट इज़ ब्रॉडली राउंडेड पार्ट। ये वाला जो पार्ट है मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाती हूँ, ये है हमारा सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी, इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स,
ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारा है सेल बॉडी, इसको सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोलते हैं। साइटोन के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ऐसे डॉट डॉट लाइक जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज निजल ग्रैन्यूल्स, और इसमें साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। ये हो गया हमारा सेल बॉडी। सेकंड इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ठीक है। ये क्या करते हैं? एनवायरनमेंट से या फिर दूसरी सेल से जो इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सॉन। एक्सॉन ये रहा आपका, ये पूरा क्या है? एक्सॉन। ये हमारा पूरा का पूरा एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन, हम थोड़ा सा एक्सॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। इट कंक्लूड impulses away from the cell body that it is the longest part of the neuron। न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एक्सॉन। इट इज़ कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड एज द माइलिन शीथ। इसके ऊपर एक माइलिन आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये माइलिन शीथ की कवरिंग होती है इसके ऊपर, ठीक है। इट इज़ कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड एज माइलिन शीथ। अब आती है नर्व एंडिंग। दे आर फाइन ब्रांचेस लाइक टर्मिनेशन ऑफ न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन। देखो डेंड्राइट क्या करती है? दूसरी जहाँ पे एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगी, वैसे ही जैसे ये प्रेजेंट है वैसे ही एक और न्यूरॉन प्रेजेंट होगी यहाँ पे, है ना। आई डोंट नो, पेन इज़ नॉट वर्किंग, इट्स ओके। हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, मैंने आपको बता दिया एक्सॉन है एंड नोड्स ऑफ रेनवियर। एक्सॉन के अंदर यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं हम नोड ऑफ रेनवियर। ये माइलिन शीथ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं नर्व एंडिंग की। दे आर द फाइन ब्रांचेस लाइक द टर्मिनेशन ऑफ न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। ये करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को दूसरे डेंड्राइट का काम होता है पीछे वाले न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, और नर्व एंडिंग का काम होता है जो इसके आगे न्यूरॉन है उसको ट्रांसमिट करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? पहला फंक्शन है इट रेगुलेट्स वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इट कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड थ्रू सेंस ऑर्गन्स एंड इंटरप्रेट्स इट अकॉर्डिंगली। इट हेल्प्स इन रीजनिंग एंड थिंकिंग। इट कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। इट एनेबल अस टू रिमेंबर थिंग्स, ठीक है। ये सब क्या है? न्यूरॉन के फंक्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्किंग ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन वर्क कैसे करता है? न्यूरॉन रिसीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट अ डेंड्राइट एंड। देखो यहाँ पे क्या होता है कि डेंड्राइट जो है वो इन्फॉर्मेशन को इस जैसे ये एक मैंने न्यूरॉन बनाया है, यहाँ पर भी एक ऐसे न्यूरॉन प्रेजेंट होगी, फिर उसके साथ एक और ऐसी न्यूरॉन प्रेजेंट होगी, ऐसे ये क्या एक नेटवर्क बना के रखती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये इसका डेंड्राइट है, दूसरी न्यूरॉन जो होगी उसकी नर्व एंडिंग होगी, इससे पहले यहाँ पे उसकी नर्व एंडिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स है, उसकी नर्व एंडिंग है, वो नर्व एंडिंग से यहाँ पे इंफॉर्मेशन को रिलीज़ करेगी, सिग्नल्स को रिलीज़ करेगी और ये डेंड्राइट की हेल्प से उसको रिसीव करेगा, ठीक है। तो यही है हमारी वर्किंग ऑफ न्यूरॉन में कि जो इम्पल्स है ट्रैवल करता है डेंड्राइट से। अब डेंड्राइट तक हमारी जो है इंफॉर्मेशन आ गई, सिग्नल हमारे डेंड्राइट तक पहुंच गए। अब डेंड्राइट से उसको पूरी सेल बॉडी में पहुंचाना है, उसको फिर एंड तक लेकर जाना है। ये काम कौन करेगा? ये न्यूरॉन ही करती है। देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन कॉल्ड एज साइनैप्स। जो दो न्यूरॉन के बीच का गैप है उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप एंड ट्रांसफर द सेम सिग्नल टू नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। अभी एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, इसको बोलते हैं हम साइनैप्स। अभी जो केमिकल सिग्नल्स हैं उसको एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक पहुंचाने के लिए हेल्पफुल होता है। केमिकल्स आर रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द एक्सॉन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम के टाइप्स, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। अभी हमने इसमें देखा कि जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। नर्वस सिस्टम हमने कंप्लीट करा, अब नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं हम वो पढ़ेंगे। पहला पार्ट्स हमारा नर्वस सिस्टम का, डेट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कंप्राइजेज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हम इसमें पहले पढ़ेंगे ब्रेन।
जो ब्रेन होता है वो हमारा मेन कोऑर्डिनेटिव सेंटर है हमारी बॉडी का, जो कि हमारे सोचने समझने का एक्शन करने के लिए अनेबल करता है। अब ह्यूमन ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट अमंग ऑल एनिमल्स। जो ह्यूमन ब्रेन है वो सबसे ऑल एनिमल्स के मुकाबले में सबसे बड़ा है। इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम और द स्कल। जो ह्यूमन का जो ब्रेन है वो क्रेनियम से या फिर स्कल से वेल प्रोटेक्टेड है, ठीक है। इसमें 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिसको हम मेनिन्जेस बोलते हैं। ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग्स होती है जिनको हम मेनिन्जेस बोलते हैं। अगर ये इसमें मेनिन्जेस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं मेनिन्जाइटिस, ठीक है। और जो स्पेस होता है मेम्ब्रेन के बीच में वो फिल्ड रहता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। अब देखते हैं ब्रेन में भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ फोर ब्रेन, सेकेंड इज़ मिड ब्रेन, थर्ड इज़ हाइंड ब्रेन। तो पहले हम बात करें फोर ब्रेन के बारे में। Forebrain is the largest and main thinking part of the brain which receives sensory impulses. जो हमारा forebrain है वो लार्जेस्ट एंड मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन का, जो क्या करता है सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है। फोर ब्रेन जो है लार्जेस्ट और मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, जो क्या करता है सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करता है। सेंसरी इम्पल्सेस क्या होती है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं ईयर, नोज, आईज, स्किन, टंग, इन सब से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिसीव करता है, ठीक है। पार्ट्स क्या क्या है फोर ब्रेन के? फोर ब्रेन किस किस से मिलके बना है? फोर ब्रेन हमारा सेरिब्रम से मिलके बना है। फोर ब्रेन में हमारा क्या होता है सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम जो है वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है एंड कंसिडर्ड एज रूफ ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द ब्रेन। इट एक्ट्स एज अ मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजनिंग, स्पीच एंड द यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सेकेंड इज लोब्स। हमारे फोर ब्रेन में एक तो होता है सेरिब्रम जो कि डोम शेप्ड का होता है, जो कि हमारा मेनली थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो कि रीजनिंग, स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा होता है इसमें लोब्स। लोब्स 4 टाइप की लोब्स प्रेजेंट होती है। पहली है फ्रंटल लोब, सेकेंड इज पेराइटल लोब, सेकेंड होती है हमारी पेराइटल लोब, थर्ड है टेम्पोरल लोब, फोर्थ है ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब जो है वो कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ मसल। वॉलेंट्री मूवमेंट मतलब जो वो मूवमेंट जो आप अपनी मर्जी से करा सकते हैं, जैसे आप अपना हाथ है हिला सकते हैं अपनी मर्जी से, तो ये क्या हुआ वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। मेमोरी एंड स्पीच, ये सब काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रंटल, जो फ्रंटल लोब है। सेकेंड इज पेराइटल लोब, अ सेंस ऑफ टच एंड टेस्ट, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पेराइटल लोब। थर्ड इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब हमारा स्मेल एंड हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फोर्थ इज ऑसिपिटल लोब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट जो हमारा ब्रेन का पार्ट है दैट इज मिड ब्रेन। अभी हमने फोर ब्रेन कंप्लीट करा, नाउ हम पढ़ने वाले हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस। जो मिड ब्रेन है वो हमारे सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है। इट लाइज एट द बेस ऑफ सेरिब्रम। इट ऑल्सो कंट्रोल द अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ईटिंग और ड्रिंकिंग की जो अर्ज है वो भी कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। अब थर्ड पार्ट जो ब्रेन का है वो है हाइंड। मिड ब्रेन में कोई फर्दर पार्ट्स नहीं होते। मिड ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ हाइपोथैलेमस ही आता है। और फोर ब्रेन में सेरिब्रम एंड द लोब्स। और हाइंड ब्रेन में बात करते हैं। हाइंड ब्रेन प्रोवाइड्स अ कनेक्शन बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, मेड्यूला एंड पोन्स। जो सेरिबेलम है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेरिब्रम के जस्ट नीचे, और ये कोऑर्डिनेट करता है मोटर फंक्शन, कंट्रोल, पोस्चर एंड बैलेंस। याद रखना पोस्चर एंड बैलेंस के लिए सेरिबेलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और जितनी वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है उसके लिए भी सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल है। मेन तो आप इसको याद रखना पोस्चर एंड बैलेंस। सेकंड इज मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है? इट फॉर्म द ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन की स्टेम है वो कौन फॉर्म करता है? मेड्यूला। इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यू इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? ये इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन के नीचे शुरू होता है और उसके बाद ये कंटिन्यू करता है एज द स्पाइनल कॉर्ड। मतलब मेडुला के फिर नीचे से, जैसे ये मेडुला है फिर इसके नीचे से ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस। ये सेरिबेलम को क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री। ये क्या करता है? इनवॉलेंट्री।
जैसे कि हियरिंग, हार्ट बीटिंग, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग एक्सेट्रा। नाउ हम पढ़ने वाले हैं पोन्स, जो कि थर्ड पार्ट है किसका, मिड ब्रेन सॉरी हाइंड ब्रेन का। इट ऑल्सो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, इट रेगुलेट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पोन्स। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डोम शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है, सेरिब्रम है, सेरिब्रम। ठीक है, और जिसके जो ब्रेन है उसके ऊपर हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम क्रेनियम या फिर स्कल बोलते हैं। दिस इज द मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के नीचे जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ये हमारा हाइंड ब्रेन है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल, जैसे मैंने आपको भी यहाँ पर बताया था, मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किस किस से मिलके बना है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो हमने ब्रेन के बारे में पढ़ लिया और अब हम पढ़ने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और मेडुला के बाद से, ठीक है, मेडुला के कंटिन्यूएशन में ही स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है बनना। इट इज़ इनक्लोज्ड इन अ बोनी केस कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम। ये जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारा एक बोनी केस, मतलब जैसे कि इसको इनक्लोज करके रखता है वर्टेब्रल कॉलम। मतलब इसके आसपास की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको हम बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। लेयर तो नहीं कह सकते बट एक केस टाइप है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज करके रखता है, उसको हम कहते हैं वर्टेब्रल कॉलम। इट इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होती हैं। इट इज़ कंसर्न विद स्पाइनल रिफ्लेक्शन। जितने भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी हमारे सिग्नल्स आते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, उन सबको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। अब हम पढ़ते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइडेड था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा कौन सा सिस्टम था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारी आएंगी नर्व्स। तो हम पढ़ने वाले हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, नर्व्स पढ़ेंगे विच कैरी इम्पल्सेस टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कितने टाइप की नर्व्स होती है, 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स आर प्रेजेंट। पहला हमारा है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो है हमारी 12 पेयर्स होती हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एक्सेप्ट द हेड। फिर हमारी दूसरी जो नर्व्स है दैट इज क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व हमारी, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, क्रेनियम, तो ये ब्रेन से आ रही हैं। एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो होती है जो कि सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती है, और मोटर न्यूरॉन वो होती है जो कि सिग्नल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस लेकर आती है। ठीक है, 2 टाइप की नर्व हो गई। थर्ड इज विसरल नर्व, जो कि अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से। दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन। विसरल नर्व मतलब, जो विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन से कनेक्ट रहती हैं। दे कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। नाउ हम वी विल सी रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। इट इज़ क्विक, सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप गर्म ऑब्जेक्ट पर हाथ लगा देते हो गलती से, तो आप क्या करते हो, फटाफट से अपना हाथ वहाँ से हटाते हो। तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। मतलब आपने फटाफट से वहाँ से हाथ हटाया ताकि आपको आपका हाथ न जल जाए। ठीक है, एग्जाम्पल इज विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग एन ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है। द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। अभी रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल बताया। अब वो पाथवे मतलब जैसे जैसे रिस्पॉन्स जैसे जैसे हमारी इम्पल्स कहाँ कहाँ से पास करेगी, वो उसका जो पूरा पाथवे है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। जैसे कि यहाँ पे स्टिमुलस, मैंने जिस एग्जाम्पल को मैंने आपको अभी दिया है उसमें स्टिमुलस क्या है, हीट है। मतलब कोई भी गर्म ऑब्जेक्ट है, तो क्या हुआ, जब आपने उसको टच किया, स्किन में आपके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही आपने उसको टच करा तो
क्या हुआ, वहाँ से जो सिग्नल था वो कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया। स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर गई है तो सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर गई होगी। उसकी जब आपके पास स्पाइनल कॉर्ड को पता चल गया कि यहाँ पे ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करा, मोटर न्यूरॉन को बता के भेजा कि ऐसे ऐसे आपको अपना हाथ पीछे करना है। तो मोटर न्यूरॉन फिर कहाँ गई, इफेक्टर ऑर्गन, मतलब अगर मसल्स तक आप मसल्स इफेक्ट हुई है तो मसल के पास वो क्या भेजेगी, मोटर न्यूरॉन भेजेगी, और फिर वो क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, मतलब अपना हाथ पीछे हटा लेंगी। ठीक है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास। जहाँ से हमारी नर्व इम्पल्स पास करती है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये एग्जाम आपको डायग्राम भी बना के दिया हुआ है, इसको समझो। यहाँ पे कोई गर्म ऑब्जेक्ट था, आपने आपकी जो स्किन में रिसेप्टर है उन्होंने उसको डिटेक्ट करा, और फिर सेंसरी न्यूरॉन ने उसको कहाँ भेजा, स्पाइनल कॉर्ड के पास भेजा। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या करा, मोटर न्यूरॉन को इंस्ट्रक्शंस दिए। तो यहाँ पे इफेक्टर कौन था, मसल इन आर्म, मतलब यहाँ पे इस इफेक्टर मतलब जिस 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 ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ रिस्पॉन्स क्या होगा कि आपको हैंड विड्रॉ करना है। थर्ड इज 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स कितने टाइप के हो सकते हैं, वॉलेंट्री हो सकता है, इनवॉलेंट्री हो सकता है, एंड रिफ्लेक्स एक्शन। इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो कि वॉलेंट्री क्या होता है, जो कि फोर ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, जो कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। अब आपको जब आपके पास वॉलेंट्री रिस्पॉन्स था, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स था, तो आपको रिफ्लेक्स एक्शन की नीड क्यों हुई। रिफ्लेक्स एक्शन की नीड कहाँ कहाँ पर पड़ी हमें, इन सिचुएशन लाइक टचिंग एन ऑब्जेक्ट, पिंचिंग एक्सेट्रा। आपको सडन रिस्पॉन्स चाहिए ताकि जो टाइम टेकन है वो कम हो सके। तो इसलिए आप ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो कौन जनरेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे, हमने नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर लिया। नर्वस सिस्टम में क्या क्या पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने नर्व्स को पढ़ा। उसमें कौन कौन से नर्व पढ़े, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, एंड हमने विसरल नर्व्स को कंप्लीट किया। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अ ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर विच सिक्रीट्स स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। ठीक है, अब हमारी जो ग्लैंड्स है वो 2 टाइप की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, जो कि सिक्रीट्स इट प्रोडक्ट्स इनटू अ डक्ट और ट्यूब। ग्लैंड्स वो होती है जो कि कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस को रिलीज करती है, सिक्रीट करती है, सॉरी। ग्लैंड्स क्या होती है, जो कि स्पेसिफिक सब्सटेंस को सिक्रीट करती है। अब वो स्पेसिफिक सब्सटेंस हमारा क्या, हार्मोन हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली जो हमारी ग्लैंड है डेट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, सिक्रीट करती है अपने प्रोडक्ट को ट्यूब में या फिर डक्ट में। फॉर एग्जांपल सलाइवरी जो ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है, सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है, क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है। और कहाँ सिक्रीट करती है, सलाइवरी डक्ट में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को डक्ट में या फिर ट्यूब में सिक्रीट करती है। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करती है, हार्मोन को सिक्रीट करती है। किसको सिक्रीट करती है, हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, और ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती है। उनके पास कोई ट्यूब कोई डक्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, अब हम कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखेंगे जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज इन फीमेल्स, टेस्टिस इन मेल्स। ये सब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में। और हाइपोथैलेमस क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उनको कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द पिट्यूटरी हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस क्या करती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हाइपोथैलेमस है वो रेगुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड।
दैट इज़ हाउ हाइपोथैलेमस कंट्रोल द पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है, सॉरी ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और क्या कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स है उनको कंट्रोल करके रखती है। ये रिलीजिंग हार्मोन भी सिक्रेट करती है और इनहिबिटरी हार्मोन भी सिक्रेट करती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्लैंड विच इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहाँ प्रेजेंट होती है, बिलो द ब्रेन। Pituitary gland is present below the brain. The pituitary gland secretes a number of hormones. जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करती है, जैसे कि हमारा ग्रोथ हार्मोन हो गया। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करेगा, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल। अगर किसी चिल्ड्रन के अंदर डेफिशिएंसी हो गई ग्रोथ हार्मोन की तो वो डॉर्फ हो जाएगा, शॉर्ट, जो बच्चा है दैट विल बी वेरी शॉर्ट एंड बिकम्स डॉर्फ। ऑन द अदर हैंड अगर किसी पर्सन के पास ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन हो जाता है तो वो जायंट या फिर टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड इसी में पढ़ेंगे गॉइटर। गॉइटर क्या है, एक टाइप की डिजीज़ है जो कि आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन जो है वो वेरी एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। किस चीज़ में हेल्प करता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द मेकिंग ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई हमारी डाइट में तो हमारी बॉडी के अंदर लेस थायरॉक्सिन हार्मोन बनेगा, और फिर क्या हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा कि एक डिजीज़ होती है गॉइटर, वो हो जाती है अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो। ठीक है, आयोडीन की कमी हो जाए तो। अब हम पढ़ते हैं कि हमें आयोडीन कहाँ कहाँ से मिल सकता है। आयोडीन हमें सीवीड में मिल सकता है, फिश से मिल सकता है, शेलफिश से मिल सकता है, टेबल सॉल्ट्स या फिर टेबल सॉल्ट जिसमें लेबल होता है आयोडाइज्ड। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट से, एग, बीफ, लिवर, चिकन, इन सब से हमें क्या मिल सकता है, आयोडीन मिल सकता है। दीज आर दी सोर्सेज ऑफ आयोडीन। थर्ड ग्लैंड है हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है मैं आपको भी बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा क्या है, लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स है। ठीक है, वॉइस बॉक्स है। इसके नीचे हमारा ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया, इसमें सी शेप्ड रिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हो गई हमारी थायरॉइड ग्लैंड। ये हमारी थायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है, थायरॉइड ग्लैंड। अब थायरॉइड ग्लैंड के जस्ट पीछे 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट होगी। थायरॉइड ग्लैंड के जस्ट पीछे वाली साइड 4 पैराथायरॉइड जो ग्लैंड्स है वो प्रेजेंट होंगी। इसको ये है हमारा वॉइस बॉक्स या फिर आप लैरिंग्स इसको कह सकते हैं। एंड ये हो गया हमारा ट्रैकिया। ठीक है, और ये हमारा जो है थायरॉइड ग्लैंड हो गई, थायरॉइड ग्लैंड। और जो ये मैंने पर्पल कलर के सर्कल बनाया ये है हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है, ये हो गई हमारी पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फिर हमारी आती है थाइमस ग्लैंड। फोर्थ इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है, थाइमस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक के लोअर पार्ट में और चेस्ट के अपर पार्ट में हमारी थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगी, थाइमस ग्लैंड सिक्रीट्स थाइमस हार्मोन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर जो लड़ने की क्षमता हमें देता है इम्यून सिस्टम, उसको डेवलप करने में कौन हेल्पफुल होता है, थाइमस हार्मोन। ठीक है, जो कि थाइमस ग्लैंड सिक्रीट करती है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट है, हमारे स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, जो कि कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, एक तो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेगा, दूसरा ग्लूकागॉन सिक्रीट करेगा। ग्लूकागॉन आपने सुना भी होगा, आपके घर में अगर आसपास कोई डायबिटिक पेशेंट होता है, डायबिटीज़ का पेशेंट, तो उसको इंसुलिन दिया जाता है। इंसुलिन क्या करता है कि जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करने के लिए उसको कम करता है। वहीं पर अगर आपका शुगर लेवल ज़्यादा ही कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन दिया जाता है, जो कि हमारे शुगर लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये दोनों ही हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, डायबिटीज़।
डायबिटीज़ क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो एक डिजीज़ कॉज करती है विच इज़ डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द ब्लड एंड इवन यूरिन। द इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। अब हम आगे बढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है? दो पेयर में होती है हमारी बॉडी में, सॉरी एक पेयर होती है, मतलब दो एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है विच आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द टू किडनीज। जैसे कि ये किडनी है हमारी, ये किडनी है, तो इसके टॉप पर ऐसे प्रेजेंट होती है दोनों किडनी पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टॉप पे क्या प्रेजेंट होती है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है? एड्रिनलिन सिक्रीट करती है। एड्रिनलिन एक हार्मोन है विच इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। फंक्शन क्या होता है इसका? रेगुलेट करता है हमारा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जो एड्रिनलिन हार्मोन है ना, ये जब सिक्रीट होता है तब जब हम या तो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो हमारे जो हार्ट बीट है उसको बढ़ा देता है, ये ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है, हमारा बीपी को बढ़ा देता है एंड अलाउज मोर ग्लूकोज टू गो इनटू द ब्लड, गिव्स अस अ लॉट ऑफ एनर्जी। और जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में उसको ये क्या करता है कि जो ग्लूकोज है उसको हमारे ब्लड में भेज देता है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल पाए और हम फटाफट से या तो लड़ सकें या फिर वहाँ से भाग सकें, ठीक है। इसको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रिनलिन आर ऑफन कॉल्ड एज ग्लैंड्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स आर ऑफन कॉल्ड एज ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि ये इमरजेंसी में सिक्रेट होता है इसलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस ग्लैंड्स, टेस्टिस आदि ग्लैंड जो कि हमारे मेल्स में प्रेजेंट होती है, जो हमारे कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हमारा जो क्या क्या फंक्शन करता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, मेल फीचर्स सच एज डीपर वॉइस, मोर बॉडी हेयर्स, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं ओवरीज। ओवरीज क्या है? ओवरीज आर द ग्लैंड विच आर प्रेजेंट ओनली इन फीमेल, जो किसी फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ओवरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है? और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? कंट्रोल करना फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को और फीमेल फीचर्स को, जैसे फेमिनिन वॉइस, सॉफ्ट स्किन एंड मैमरी ग्लैंड, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है। All these changes caused by estrogen are associated with female puberty with the girls attain and an age of 10 to 12 years. और प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल द यूट्रस चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ओवरीज ऑल्सो मेक द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एन ओवा और द एग। अब देखो, ये मैंने जितनी भी आपको ग्लैंड्स बताई है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बताई है, उन सबको मैंने आपको एक टेबल एंड फॉर्म में बता दिया, यहाँ से आप याद कर लेना, आपको इजी पड़ जाएगा, है ना। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन सिक्रीट करती है। पैनक्रियाज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन। ओवरीज सिक्रीट करती हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। यहाँ से आप याद कर लेना। अब आता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन हैज़ अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कोई हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो जाए या फिर बहुत कम सिक्रीट हो, तो उन दोनों ही कंडीशंस में हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर इनबिल्ट होता है फीडबैक मैकेनिज्म। तो हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन रिजल्ट्स इन अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज़। अगर हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन कम हो जाए तो क्या होगा कि कौन सी डिजीज़ होगी? डायबिटीज़। वेयर एज अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा? कोमा में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या है? हमारे लिए हार्मफुल है। The timing and amount of hormone released by various glands are controlled by a feedback mechanism which is inbuilt in our body. अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, शुगर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, मतलब शुगर लेवल ज़्यादा है,
ठीक है। इफ़ द शुगर लेवल इन द बॉडी राइज टू मच दे आर डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज। अगर हमारी बॉडी में लगातार क्या हो रहा है कि ब्लड शुगर बढ़े जा रहा है, तो पैनक्रियाज की जो सेल्स हैं वो उसको डिटेक्ट करेंगी और रिस्पॉन्ड करेगी कि अब और इंसुलिन रिलीज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा सिर्फ एनिमल्स के अंदर, जो कि हमने नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, इन सब की हेल्प से देखा है। लेकिन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनके पास सेंस ऑर्गन, आईज, नोज, ईयर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, सेंस कर पाते हैं चीज़ों को। तो क्या होता है कि प्लांट कोऑर्डिनेट करते हैं इन सब एनवायरमेंटल चेंजेस को बाय यूजिंग देयर हार्मोन्स। प्लांट के अंदर हार्मोन प्रेजेंट होता है जिनको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स या फिर प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से हार्मोन हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिब्रेलिन प्रेजेंट होते हैं, साइटोकाइनेस एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन जो है वो प्लांट हार्मोन है जो कि सेल एनलार्जमेंट में और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल रहेगा। जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, जो जो ऑक्सिन है वो हमारे स्टेम्स या फिर रूट की टिप्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, टिप्स सिक्रीट करती हैं, जो टिप्स में सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती हैं और टिप्स में ही प्रेजेंट होता है। ऑक्सिन मूव अवे फ्रॉम लाइट। ऑक्सिन क्या करता है, लाइट से दूर भागता है एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी। ऑक्सिन स्पीड्स अप ग्रोथ इन द स्टेम। स्टेम में तो ये ऑक्सिन हमारी जो ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा, प्लांट की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाएगा, बट इट स्लोज ग्रोथ इन द रूट। रूट में जो ग्रोथ है उसको स्लो कर देता है। सेकेंड इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है वो प्लांट हार्मोन है जो भी हमारे सेल इनलार्जमेंट में और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल रहते हैं। जिब्रेलिन हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। डोरमेंसी होता है रेस्टिंग स्टेट, तो ये जो जिब्रेलिन है वो रेस्टिंग स्टेट को हटा देता है और सीड्स एंड बर्ड्स की डोरमेंसी को हटा देता है। दे ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स। जो फ्रूट्स है उनमें ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो सीड्स और बर्ड्स जो डोरमेंट होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वापस से रिज्यूम कर देता है। जिब्रेलिन हार्मोन इज इन्वॉल्व मेनली इन शूट एक्सटेंशंस। जिब्रेलिन स्टिमुलेट इलांगेशन ऑफ शूट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स। ठीक है, नाउ हम देखते हैं कि थर्ड हार्मोन विच इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हमारा जो प्लांट हार्मोन है वो सेल डिविजन में हेल्पफुल होता है। सेल डिविजन में साइटोकाइनिन भी ब्रेक करता है डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। दे डिले एजिंग इन लीव्स में एजिंग को डिले करता है, मतलब लेट जो एजिंग है उसको लेट कर देता है। साइटोकाइनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। दे ऑल्सो प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। इन ये जो पॉइंट्स है ये आपको याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है प्लांट हार्मोन्स पे, फाइटो हार्मोन्स पे, तो आपको ये सब पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, फोर्थ जो हमारा हार्मोन है दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो मेनली जो आपने अभी 3 हार्मोन पढ़े हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन वहीं पर एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इट प्रमोट्स द डोरमेंसी इन सीड्स। अभी आपने देखा कि जो जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये डोरमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं, वहीं पर ये क्या करता है, एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। दिस इज द ऑपोजिट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ठीक है, अब ये क्या करता है, क्लोज करवाता है स्टोमेटा को। यहाँ पे साइटोकाइनिन में जो स्टोमेटा है, साइटोकाइनिन हेल्प करता है स्टोमेटा की ओपनिंग में, लेकिन ये क्या करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में हेल्प करता है। ठीक है, इट प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ विच इज कॉल्ड एब्सिशन। नाउ हम पढ़ने वाले हैं ट्रोपिज्म और ट्रॉपिक मूवमेंट। A growth movement of a plant part in response to an external stimulus in which direction of stimulus determine the direction of response is called tropism। ये वो मूवमेंट जहाँ पे स्टिमुलस की डायरेक्शन आपको स्टिमुलस की जो डायरेक्शन है वो बताएगी कि आपका जो ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में होगा, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट हमारे देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, इफ़ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस की तरफ ग्रोथ हो रही है, जैसे लाइट आ रही है और आपका जो प्लांट है वो उधर लाइट की तरफ को ही ग्रो कर रहा है, ठीक, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म।
इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, अगर स्टिमुलस के अवे ग्रोथ हो रही है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, यहाँ पे आप देखना कि टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म में अगर लाइट का स्टिमुलस हमारा जो लाइट है तो उसको बोलेंगे हम फोटोट्रॉपिज्म, अगर ग्रेविटी है तो जियोट्रॉपिज्म, केमिकल है तो कीमोट्रॉपिज्म, वाटर है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, वहीं पर अगर टच है तो दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो ट्रॉपिज्म है उसको पढ़ते हैं हम, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है। लाइट के रिस्पॉन्स में जो प्लांट पार्ट का मूवमेंट हो रहा है इसको बोलते हैं हम फोटोट्रॉपिज्म। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स लाइट, अगर हमारा प्लांट का जो पार्ट है वो लाइट के टुवर्ड्स मतलब लाइट की तरफ मूव कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। वहीं पर अगर जो प्लांट का जो पार्ट है वो हम लाइट से दूर भाग रहा है और लाइट के दूर अपनी ग्रोथ कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म। द स्टेम और शूट ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट bend towards light, so the stem of a plant shows positive phototropism। वहीं पर अगर रूट्स हमारी क्या करती है, लाइट से दूर भागती है तो रूट्स क्या कर रही हैं, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं। पॉजिटिव जब करेगा जब वो उसकी तरफ जाएगा और नेगेटिव जब करेगा जब वो उसके अवे जाएगा। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब है ग्रेविटी। प्लांट का मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। ये भी वैसे ही होगा, अगर ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट होगा तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट पार्ट मूव कर रहा है अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। थर्ड है हमारा कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है। मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस, इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, कीमो मतलब केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हो तो कीमोट्रॉपिज्म बोलेंगे। और अगर हमारा जो प्लांट पार्ट है वो मूवमेंट कर रहा है टुवर्ड्स केमिकल उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। वहीं पर अगर जो प्लांट पार्ट है वो अवे मूवमेंट कर रहा है अवे फ्रॉम द केमिकल उसको बोलते हैं हम नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। और हाइड्रो मतलब वाटर, जो वाटर के रिस्पॉन्स में मूवमेंट हो रहा है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट पार्ट मूव करे टुवर्ड्स वाटर इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट पार्ट मूव करे अवे फ्रॉम द वाटर देन इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। लास्ट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब टच, थिग्मो मीन्स टच। अगर डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ मूवमेंट हमारी हो रही है प्लांट की इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसको हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। अगर टुवर्ड्स द टच इज कॉल्ड एज पॉजिटिव थिग्मोट्रॉपिज्म और अगर अवे फ्रॉम इट इज कॉल्ड एज नेगेटिव थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल VZ Academy ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हैं, आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।